students, welcome back to the last lecture of a last lecture of some basic concepts of chemistry. Students, in this lecture we are going to discuss about we are going to discuss about stoichiometry एंड हाउ टू कैलकुलेट स्टोक्योमेट्रिक. ठीक है, स्टोक्योमेट्री कैसे कैलकुलेट करनी है और स्टोक्योमेट्री है क्या, उसके बारे में इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं. सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज़ स्टोक्योमेट्री. स्टोक्योमेट्री एक्चुअली होता क्या है. ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे सबसे पहले. उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ टू कैलकुलेट स्टोक्योमेट्री. उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ. ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि जो स्टोक्योमेट्री जो होता है वो दो ग्रीक वर्ड से को मिला के बना हुआ है. ये फर्स्ट वर्ड जो होता है वो हमारा होता है स्टोकियोन और दूसरा होता है मेट्रोन. तो स्टोकियोन का मतलब होता है कि एलिमेंट और दूसरा यहाँ पे जो मेट्रोन है उसका मतलब होता है मेज़र. मतलब कि हमें एलिमेंट का हमें मास या उसके मोल्स जो है हमें क्या करने हैं, तो मास या मोल्स हमें उसके क्या करने हैं, तो रिप्रेजेंट करने हैं. कभी कभी हम वॉल्यूम को भी हम उसको मेज़र करने वाले हैं. मतलब कि एलिमेंट का वॉल्यूम, एलिमेंट का मास, एलिमेंट्स के मोल्स, उसको हम क्या करने वाले हैं, तो मेज़र करते हैं. उसको हमने बोला है स्टोक्योमेट्री बोला है. ठीक है, देखो ये आपको पूछा नहीं जाने वाला, ये जो मैंने आपको बताया ये आपको पूछा नहीं जाने वाला. आपको पूछा क्या जाएगा वो हम न्यूमेरिकल में जब करेंगे तब देखने वाला है. पहले स्टोक्योमेट्री क्या है वो पता चल गया हमें कि एलिमेंट का मेजरमेंट, मास वॉल्यूम और क्या, तो मास वॉल्यूम और मोल्स का मेजरमेंट, उसको हम स्टोक्योमेट्री कहते हैं. नॉर्मली मैंने बताया है कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट होते हैं और प्रोडक्ट होते हैं उसके मास को हम कैलकुलेट करते हैं. उसके मास को क्या करते हैं, तो हम कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, यहाँ तक आपको पता चल गया होगा. ओके, आगे देखते हैं. तो अब स्टोक्योमेट्री क्या है वो आपको पता चल गया. अब मैं बताऊँगा आपको कि केमिकल रिएक्शन जो मैंने अभी बताया ना कि केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो होते हैं उसके मास का क्या करना है, कैलकुलेशन करना है. अगर मास मिल जाए हमें तो हमारे पास मोल का इक्वेशन तो है ही, क्या है, तो मास डिवाइडेड बाय मोलर मास. ये इक्वेशन है. इस इक्वेशन से हम इजीली मोलर मास को भी ढूंढ सकते हैं. ठीक है ना, तो ये आपको पता चल गया कि मास मिल जाएगा तो मोलर मास मिल जाएगा. ठीक है, और एक मोल मिल जाएगा, और मोल मिल जाए तो मोल और वॉल्यूम के बीच में जो रिलेशन है वो भी मैंने आपको पढ़ाया है, वो भी आपको बहुत ईजी तरीके से मिल जाएगा. ठीक है, तो अब हम स्टोक्योमेट्री के बारे में और डिटेल में बात करते हैं. तो मैंने यहाँ पे केमिकल रिएक्शन दिखाई है, ये मीथेन का कंबशन है. O2 के प्रेजेंट में मैंने मीथेन का क्या बताया है, तो यहाँ पे कंबशन बताया हुआ है. यहाँ पे आप देख सकते हो कि CH4 O2 के साथ रिएक्ट करेगा तो आपको CO2 मिलेगा और H2O मिलता है. ठीक है ना, यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, ये रिएक्टेंट होते हैं. ठीक है, CH4 और O2 जो है वो क्या है, तो रिएक्टेंट है. ठीक है ना, यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है CH4 और जो O2 है वो क्या है, तो एक रिएक्टेंट होते हैं. और जबकि ये जो CO2 और H2O जो होता है वो क्या होता है, तो प्रोडक्ट होता है. मतलब कि CH4 O2 के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें मिलेगा CO2 और H2O. तो वो ये दोनों हमारे क्या है, ये दोनों हमारे होते हैं प्रोडक्ट और ये दोनों होता है हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में अभी पता चल गया होगा आपका कि किसी चीज़ को बनाने के लिए, किसी कंपाउंड को बनाने के लिए जो कंपाउंड यूज़ होते हैं वो हो जाते हैं आपके रिएक्टेंट, और जो प्रोडक्ट बनती है उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट. मतलब उसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, तो किसी भी केमिकल रिएक्शन आप लिखते हो तो सबसे पहले उसको आपको बैलेंस करना आना चाहिए. ठीक है, बैलेंस करना आना चाहिए. यहाँ पे क्या हुआ है कि CH4 O2 के साथ रिएक्ट करेगा. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे O2 2 थे और यहाँ पे 3 होता है. मतलब कुछ इस तरीके से कि CH4, ठीक है ना, उसने O2 के साथ रिएक्ट तो कर दिया तो यहाँ पे आपको CO2 मिला. CO2 के बाद आपको क्या मिलता है, H2O मिलता है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो है, देखो मैं रेड कलर से दिखा रहा हूँ आपको कि H यहाँ पे क्या है, 4 है, और यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे H हमारे पास 2 है. तो मैंने इसको क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आप देख सकते हो कि O यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 हो गए तो 4 हो गए ना. तो यहाँ पे मैं 2 से उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा. तो ये हो गई आपकी केमिकल रिएक्शन बैलेंस. कार्बन भी एक है और कार्बन भी एक है. तो उसी तरीके से मैंने यहाँ पे भी आपको जो रिएक्शन है वो मैंने बैलेंस करके दिखाई हुई है. दूसरी एक चीज़ कि यहाँ पे मैंने कुछ ये लिखा हुआ है कि स्मॉल जी नीचे में मैंने
को जो हमारे CH4 है उसके थोड़े नीचे लिख के बताया हुआ है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो आपका CH4 होता है, आपका जो CH4 है वो कहाँ गैसियस स्टेट में है। वो कौन सी स्टेट में है? तो गैसियस स्टेट में है, ठीक है। उसी तरीके से O2, उसी तरीके से CO2 और उसी तरीके से आपके पास जो H2O आता है वो भी गैसियस, मतलब कि ये H2O मतलब कि जो हमारा वाटर होता है उसकी क्या है, तो उसका गैसियस हो, मतलब कि उसकी स्टीम है। क्या है? तो उसकी स्टीम है, ठीक है ना। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो एक चीज़ अभी आपको पता चल गया कि रिएक्शन को बैलेंस करना होता है। दूसरी चीज़, अगर वो गैसियस स्टेट में है तो कुछ इस तरीके से हमें दिखाना है, और अगर वो सॉलिड स्टेट में है तो स्मॉल s से, और लिक्विड स्टेट में है तो स्मॉल l से हमें उसको क्या करना है, तो दिखाना होता है। तो यहाँ तक आपको पता चल गया, ठीक है। ये स्मॉल g क्या है, स्मॉल s क्या है, स्मॉल l क्या है, ठीक है। देखो स्टोक्योमेट्रिक के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर केमिकल रिएक्शन में आपको ये थोड़ा बहुत आना चाहिए, इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। एक और चीज़ कि ये जो रिएक्शन हमने यहाँ पे लिखी हुई है, ये रिएक्शन हमें क्या बताती है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे एक देख सकते हो कि CH4, ठीक है। मैं वापस ब्लू पेन ले लेता हूँ। देखो CH4, 1 मोल ऑफ CH4 क्या है, आपने लिया 1 मोल ऑफ CH4 को आपने 2 मोल ऑफ O2 के साथ यहाँ पे देखो ये जो 1 2 वापस 1 2 वो क्या होते हैं, तो स्टोक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट होते हैं। वो क्या होते हैं? स्टोक्योमेट्रिक क्या होते हैं? वो कोएफिशिएंट होते हैं, ठीक है ना। ये 1 2 और वो जो दिखाते हैं वो क्या है, तो 1 मोल ऑफ CH4 2 मोल ऑफ O2 के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें 1 मोल ऑफ क्या मिलेगा, CO2 मिलेगा, और 1 मोल ऑफ H2O हमें मिलने वाला है। ये हमें पता चलता है इस केमिकल रिएक्शन से, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, और डिटेल में जाऊँगा और आपको बताऊँगा कि ये रिएक्शन हमें और क्या बताती है। तो आपको पता ही है कि 1 मोल इज इक्वल टू क्या होता है, मोलर मास। ये हमने देख लिया है, इसके आगे या इसके आगे के एक या दो लेक्चर के पहले हमने ये देखा हुआ है। तो 1 मोल इज इक्वल टू मोलर मास होता है। तो अगर मैं CH4 का मोलर मास निकालने जाऊँ तो वो मुझे मिलता है 16 मिलता है। वो मुझे कितना मिलता है, 16, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब क्या हो जाएगा, अभी मुझे अगर ये रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना हो ग्राम में तो मैं बताऊँगा कि 60 ग्राम ऑफ CH4 2 इंटू 32, मतलब कि 64 ग्राम ऑफ O2 के साथ रिएक्ट अगर करता है तो हमें 44 ग्राम ऑफ CO2 मिलता है, और 36 ग्राम ऑफ H2O हमें मिलता है। ये केमिकल रिएक्शन जो है वो हमें ये भी बताती है। अगर आपको ये कंसेप्ट पता हो तो सिर्फ आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए कि 1 मोल इज इक्वल टू क्या होता है, मोलर मास होता है। दूसरी एक बात हमें ये भी पता है कि 1 मोल इज इक्वल टू क्या होता है, तो 22.4 लीटर होता है। ये हमने आगे भी देखा हुआ है। तो इस केमिकल रिएक्शन को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब कि इस केमिकल रिएक्शन से हमें ये भी पता चलता है कि 22.4 लीटर ऑफ CH4 एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे 22.4 लीटर CH4 रिएक्ट विथ 2 इंटू 24 मतलब 44.8 बेटा 44.8 O2 के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। और हमें क्या हमें देखो यहाँ पे 22.4, यहाँ पे 22 इंटू 4 O2 रिएक्ट करके, मतलब हमें 22.4 ऑफ CH4 44.8 लीटर O2 के साथ रिएक्ट करेगा, हमें 22.4 लीटर O2 मिलेगा, और 44.8 लीटर क्या मिलेगा, H2O मिलेगा। देखो यहाँ पे ये 1 टाइम है, इसके ये 2 टाइम क्यों हुआ, क्योंकि वो मोल्स डिसाइड करता है, ठीक है। इसके 1 मोल है तो ये 22.4, यहाँ पे इसके 2 मोल है तो 22.2, ठीक है ना। ये आपको पता चल गया। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन पे से हम क्या कर सकते हैं कि मोल्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ग्राम में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और वॉल्यूम में भी हम क्या कर सकते हैं, उसको रिप्रेजेंट बहुत ही अच्छे से हम कर सकते हैं। यहाँ तक हमें पता चल गया, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक है। मेनली न्यूमेरिकल कैसे करना है वो आपको पता होना चाहिए। हम देखते हैं न्यूमेरिकल अब कैसे करना है, उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो ये मैंने बुक का ही एक न्यूमेरिकल लिया हुआ है, बहुत ही ईजी है। क्या है, हमें क्या ढूंढना है वो देख लेते हैं। हमें ढूंढना है कि सर आपको वॉल्यूम ऑफ क्या ढूंढना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है वो आपको क्या करना है, तो ढूंढना है। वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या करना है, आपको ढूंढना है, वो भी किस में, तो ग्राम में ढूंढना है। किस में, तो आपको ढूंढना है वो ग्राम में ढूंढना है। आपको दिया क्या गया है कि आपको 60 ग्राम मीथेन दिया गया है। क्या दिया गया है आपको, 60 ग्राम मीथेन जो है वो आपको दे दिया गया है।
ओके, आपको क्या बोला है कि आपको मीथेन का कंबशन करना है। मीथेन का कंबशन मतलब कि मीथेन को क्या करना है, आपको मीथेन को आपको थोड़ा बहुत जलाना है, मतलब कि उसको O2 के प्रेजेंस में जलाएंगे तो ये केमिकल रिएक्शन हमें मिलने वाली है, जो हमने पहले भी देखी। CH4 O2 के साथ रिएक्ट करता है और CO2 बनाता है और 2H2 हमें मिलता है। मतलब कि यहाँ पे मैंने केमिकल रिएक्शन को क्या किया है, तो बैलेंस किया हुआ है अभी, ठीक है। मैंने क्या किया है, तो इस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि 1 मोल जो है वो 2 मोल ऑफ O2 के साथ रिएक्ट करता है और 1 मोल ऑफ CO2 और 2 मोल ऑफ H2O हमें बना के देता है। ये हमने आगे भी देखा है कि ये जो रिएक्शन होती है वो हमें क्या रिप्रेजेंट करती है, वो मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है। तो अब देखेंगे कि इसको करना कैसे, हमें अमाउंट ऑफ वाटर को कैसे ढूंढना है, ठीक है ना। अमाउंट ऑफ वाटर को हमें कैसे ढूंढना है। आपको ये पता है कि 1 मोल हमें 2 मोल बना के देता है। 1 मोल CH4 जो होता है, 1 मोल मीथेन जो होता है वो हमें कितने मोल बना के देता है, 2 मोल बना के देता है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो हमें 60 ग्राम दिया हुआ है उसके उस 60 ग्राम को हम बहुत इजी तरीके से मोल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। कौन सा इक्वेशन यूज़ करके, तो मोल इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। जो इसका मोलर मास होता है CH4 का, वो हमें पता है कितना होता है, 16 होता है। मास कितना दिया हुआ है, तो 16 दिया हुआ है। तो हमें क्या मिला कि CH4 के मीथेन के मोल कितने मिल गए, तो 1 मोल हमें मिल गया। मीथेन के कितने मिल गए हमें, 1 मोल जो है हमें मिल गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पता चलता है कि 1 मोल, ये इक्वेशन यही बताता था कि 1 मोल जो है हमें 2 मोल मिलता है। 1 मोल CH4 से हमें 2 मोल H2O मिल जाते हैं। ये जो रिएक्शन थी वो हमें यही बताती थी। और यहाँ पे हमारे पास 60 ग्राम दिया था और 60 ग्राम का हमें मोल्स कितना मिला, तो 1 मोल मिल गया। तो हम भी ऐसा ही बताएंगे कि 1 मोल से हमें 2 मोल H2O मिलते हैं। तो यहाँ पे हमें H2O के क्या मिल गए, तो मोल्स मिल जाते हैं। H2O के क्या मिल गए, मोल्स मिल जाते हैं। और मोल्स मिल जाने के बाद हम अगर उसको ग्राम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो बहुत ही इजी तरीके से हम उसको कर सकते हैं। कैसे, तो हमें ये इक्वेशन पता होना चाहिए, ये आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे मोल्स हमारे पास है कितने, 1 मोल है। मोलर मास कितना होता है H2 का, सॉरी यहाँ पे 1 मोल नहीं आएगा, ये इक्वेशन में आपको मोल्स लिखना है। वो यहाँ पे जो 2 मोल्स थे ना वो आ जाएंगे, तो 2 मोल्स यहाँ पे आएंगे। और ये मोलर मास था वो कितना होता है, 18 होता है। तो 2 × 18 आप करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 36। So the here the answer is 36. So amount of water after the combustion of 60 gram of methane, the amount of water in gram is 36. तो कुछ इस तरीके से आपको क्या करना है, तो ये सब क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मान लो मतलब कि इन शॉर्ट मान लो आपको ग्राम दिया हुआ है, ठीक है, तो उसको मोल्स में कन्वर्ट करना है। मोल्स में कन्वर्ट करोगे तो आपको दूसरे जो जिसका भी ग्राम में हमें ढूंढना है, मतलब कि जिस किसी भी कंपाउंड का हमें अमाउंट ढूंढना है, वो अगर ग्राम में ढूंढना है तो सबसे पहले हमें उसके मोल्स पता चल जाने चाहिए। और मोल्स पता चल जाने के बाद इजीली हम ग्राम में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इसीलिए हम उसको ग्राम में जो है वो हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये आपको पता चल गया होगा, ठीक है। चलो अब आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, रुको, ओके, नेक्स्ट ये हमारा प्रॉब्लम नंबर 1.4 है। इस प्रॉब्लम ने हमारे पास हमें ढूंढना है मीथेन के मोल्स ढूंढने हैं। रिएक्शन वही है हमारे पास, चेंज क्या हो गया, तो हमारे पास क्या है, हमें दे दिया गया है 22 ग्राम CO2 दे दिया गया, 22 ग्राम CO2 दे दिया गया और बोला कि मीथेन के मोल्स आपको ढूंढने हैं, ठीक है। यहाँ पे भी CH4 का क्या होता है, कंबशन होता है। तो यही रिएक्शन तो हम क्या करने वाले हैं, फॉलो करने वाले हैं। तो वही है 1 मोल CH4 2 मोल ऑफ O2 के साथ रिएक्ट करके 1 मोल CO2 और 2 मोल ऑफ H2O में बनाने वाले हैं, ठीक है। ये बात तो दोनों ही क्वेश्चन में सेम थी। तो मैंने पहले भी बताया कि आपको अगर अभी ग्राम दे दिया गया है तो ग्राम को पहले कन्वर्ट करो मोल में, बाद में जिस किसी भी कंपाउंड का मोल आपको ढूंढना है वो आपको मिल जाएगा। और अगर उसको ग्राम में पूछा है तो आप उसको ग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हो, मैंने पहले भी बताया। तो यहाँ पे हमारे पास मास ऑफ क्या है, तो CO2 है, वो कितना है, तो 22 ग्राम है, 22 ग्राम, ठीक है। CO2 का मोलर मास हमें पता होता है 44 होता है। तो इस इक्वेशन से हमें मोल्स मिल जाएंगे, कितने, 0.5 मिल गए, 0.5 जो है हमें मिल गए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमें क्या करना है, CO2 और CH4। तो यहाँ पे क्या होता है कि 1 मोल CH4 हमें 1 मोल O2 बना के देते हैं। मतलब कि 1 मोल O2 कहाँ से मिलते हैं, तो 1 मोल CH4 से हमें मिलते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है उसमें 0.5 मोल है। तो 0.5 मोल ऑफ CO2 हमें कहाँ से, 0.5 मोल ऑफ CO2 बनाना है तो हमें कितने चाहिए,
0.5 मोल ऑफ CH4 चाहिए, वो ये हमें पता है। देखो ये क्या करना है कि यहाँ पे हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है। मान लो कि x है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाता है, ये 0.5 इंटू 1 हो जाता है, डिवाइडेड बाई 1 आ जाता है, ये 1 और 1 कैंसिल हो जाता है और आपका आंसर आता है कि CH4 भी हमें कितनी चाहिए, 0.5। तो यहाँ पे हमारा आंसर मिल गया। हमें अगर 22 मतलब कि 22 ग्राम ऑफ CH4 हमें प्रिपेयर करने हैं, तो हमें कितने मीथेन के मोल्स चाहिए, हमें 0.5 मीथेन्स के क्या चाहिए, तो हमें उसके मोल्स जो है हमें चाहिए। बाद में अगर उसको ग्राम में कन्वर्ट करना है तो वापस यही इक्वेशन, मोल्स हमारे पास है, मोलर मास हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पे मीथेन का 16 हो जाएगा, तो मोल्स इंटू मोलर मास कर दो तो आपको ग्राम में वैल्यू आ जाएगी 8। आपकी ग्राम में वैल्यू आ जाती है कितनी, तो 8 जो है वो आपकी ग्राम में वैल्यू आ गई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा आपको? ओके, तो कुछ इसी तरीके से ग्राम और मोल्स के क्वेश्चन हमें करने होते हैं। अब हम देखने वाले हैं कि अगर वॉल्यूम दिया हो तो क्या करेंगे हम। वॉल्यूम दिया हो तो सिंपल कुछ नहीं करना, कि आपको क्या है कि सिर्फ ये पता होना चाहिए कि मोल इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, तो वॉल्यूम डिवाइडेड बाय क्या होता है, तो वॉल्यूम डिवाइडेड बाय हमारे पास होता है 22.4 लीटर होता है। 22 पॉइंट क्या होता है, तो 4 लीटर होता है। ये आपको बहुत ईजी तरीके से पता चल सकता है। ठीक है, ये इक्वेशन मैंने बताया हुआ है, ये अभी नहीं बताया, मैंने पहले भी बताया हुआ है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अभी तो क्वेश्चन क्या है कि आपको वॉल्यूम दे दिया गया 44.8 लीटर किसका, CO2 का, और हमें वॉल्यूम ढूंढना है CH4 का। तो हम इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो वॉल्यूम है उस वॉल्यूम को मोल में कन्वर्ट करेंगे। मोल में कन्वर्ट करते ही आपको जिस किसी भी कंपाउंड का वॉल्यूम ढूंढना है उसका मोल आपको मिल जाएगा, और मोल से आपको वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, यही यहाँ पे ग्राम था, उसकी जगह क्या आ गया, तो वॉल्यूम आ गया। ठीक है ना, चलो तो यहाँ पे क्या है, ये इक्वेशन, ये अब तो मैं नहीं बताने वाला, ये बहुत बार बता दिया है। ठीक है, मैं सीधे सीधे बताऊंगा कि वॉल्यूम को कैसे मोल में कन्वर्ट करना है। तो वॉल्यूम को मोल में कन्वर्ट करने के लिए पहले तो ये देखो, मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर। वॉल्यूम कितना है, 44.8 लीटर है, मतलब हमारे पास मोल कितने आ जाएंगे, यहाँ पे CO2 के मोल्स आ गए 2 मोल्स आ गए। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 मोल से 1 मोल ऑफ CH4 बना, मतलब कि 1 CH4 से हमें 1 मोल ऑफ CO2 बना मिला है। तो 2 मोल से हमें कितने मिलेंगे, 2 मोल ऑफ CH4 मिलेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे CH4 के मोल मिल गए। तो वापिस से इक्वेशन रखो, मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम है 22.4 लीटर, 22.4 लीटर। उसको लिखने के बाद आपको क्या करना है, मोल्स को इसके क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और उसका आंसर आएगा 44.8। मतलब कि हमारे पास वॉल्यूम ऑफ CO2 40.8 लीटर है, तो कंबशन में हमें वॉल्यूम ऑफ CH4 कितने चाहिए, तो 44.8 लीटर चाहिए, 44.8 लीटर चाहिए। तो ये सिर्फ कन्वर्जन कुछ है वो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से स्टोक्योमेट्रिक के रिलेटेड हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम नया टॉपिक लेने वाले हैं, नया टॉपिक तो नहीं है, इसी में आता है लिमिटिंग रिएजेंट। क्या होता है, तो लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में अब हम बात करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट। पहले तो लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब हम समझ लेते हैं। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन, ये मैंने एक केमिकल रिएक्शन लिखी हुई है जिसमें मैंने ये लिखा हुआ है कि भाई कंपाउंड A कंपाउंड B से रिएक्ट करके कंपाउंड C और D बनाता है। ये जो है हमारी क्या है, तो प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स हैं, ये हमारे रिएक्टेंट्स है, और ये दो हमारे क्या है, तो प्रोडक्ट्स है। ठीक है, क्या होता है कि A जो होता है वो अगर हायर अमाउंट में है और B जो अगर लेसर अमाउंट में होता है, तो क्या होता है कि A और B रिएक्ट करके C और D बनाते हैं, ये हमें पता होता है इस रिएक्शन में। तो क्या होता है कि ये अगर लेसर अमाउंट में है तो A B के साथ रिएक्ट करेगा, तो एक टाइम कुछ ऐसा आएगा कि पूरा का पूरा B का जितना भी अमाउंट होता है वो सारा का सारा क्या हो जाता है, यूज़ हो जाता है। मतलब कि पूरा का पूरा वो क्या हो जाएगा, तो कंज्यूम हो जाता है। तो कंज्यूम हो जाने की वजह से क्या हो जाता है कि अब हमारे पास B अवेलेबल नहीं है जिसके साथ A रिएक्ट करेगा और C प्लस D बनाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि B के यूज़ हो जाने की वजह से जो प्रोडक्ट का अमाउंट है वो क्या हो जाता है, लिमिटेड हो जाता है, कि जब तक B है हमारे पास तब तक ही हम प्रोडक्ट बना सकते हैं। इसी वजह से हमने क्या बोल दिया कि जो B है हमारा क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट होता है। क्या B जो होता है वो हमारा क्या होता है, तो लिमिटिंग रिएजेंट होता है। तो इन शॉर्ट में क्या बताना चाहता हूँ कि रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है वो हमारा हो जाता है लिमिटिंग रिएजेंट। ये इतना शॉर्ट में आप समझ लीजिए। ठीक है, अब इसके रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, तो हमारे पास दे दिया गया है 50 किलोग्राम ऑफ N2, 10 किलोग्राम ऑफ H2। तो ये देखने के बाद ही आपको पता चल जाता है कि जो ये होगा H2 होगा वो हमारा होगा लिमिटिंग
रिएजेंट होगा। पर डिटेल में न्यूमेरिकली कैसे हमें क्या करना है, प्रूव करना है, वो मैं क्वेश्चन में आपको बताऊंगा। क्या होता है, N2H2 के साथ रिएक्ट करके NH3 बनाना है, तो हमें ढूंढना है कि वो कितना कैलकुलेट, मतलब कि कितना किलोग्राम होगा, मतलब उसका मास हमें ढूंढना है किलोग्राम में, और बताना है लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट तो मैंने बता दिया है, अगर और डिटेल में हमें देखना है तो वो मैं न्यूमेरिकल में बताता हूँ। तो क्या होता है, यहाँ पे N2H2 के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, N2H2 के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है, और क्या बनाता है, NH3, मतलब कि 1 मोल N2 3 मोल ऑफ H2 के साथ रिएक्ट करते हैं, तब जाके हमें 2 मोल्स ऑफ NH3 मिलते हैं। ये इक्वेशन से हमें ये बात पता चलती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या था, दे दिया गया था मास ऑफ N2 दे दिया गया था, वो था 50 ग्राम। उसको मैं अगर ग्राम में कन्वर्ट करूँगा तो क्या हो जाएगा, 50,000 ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। मैंने क्या बोला था, कुछ भी हो जाए, हमें कुछ भी ढूंढना हो तो ग्राम को पहले करना है मोल में कन्वर्ट। मोल करने से हमें जिसका भी मोल ढूंढना है वो हमें मिल जाएगा, और उसको कर दो ग्राम में कन्वर्ट कर दो। और अगर वो किलोग्राम में बोला गया तो ग्राम को किलोग्राम में कैसे कन्वर्ट करना है, तो वो तो आपको पता ही है, ठीक है, वो तो आपको पता ही होता है। तो यहाँ पे 50,000 ग्राम है, ठीक है। तो मोल में कन्वर्ट करने के लिए मैं 28 से उसको क्या कर दूंगा, डिवाइडेड कर दूंगा, तो मुझे यहाँ पे N2 के मोल मिल गए। N2 के मोल्स जो है वो मुझे मिल गया कितना, तो 17.86 इंटू 17.86 इंटू 10⁻² मोल्स मुझे यहाँ पे मिल गए, ठीक है। उसके बाद में किसके मोल्स हमारे पास ग्राम में और वाली कौन सी है, तो ये 100 किलोग्राम, उसको ग्राम में 10,000 ग्राम में मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। मोल में कन्वर्ट करने के लिए मैं उनके मोलर मास मतलब 2 से मैं क्या कर दूंगा, तो डिवाइड करूंगा, तो मुझे H2 के मोल मिल गए 5 इंटू 10⁻³ मोल्स हमें मिल गए हैं, ठीक है। बाद में क्या है हमारे पास कि हमने यहाँ पे देखा था कि 1 मोल से हमें 1 मोल किसके साथ, 1 मोल N2 3 मोल H2 के साथ रिएक्ट करके 2 मोल NH3 बनाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो जाता है, देखो 1 मोल N2 ने 3 मोल H2 के साथ रिएक्ट किया, तब जा 1 मोल N2 जब था तो 3 मोल H2 के साथ रिएक्ट करता है, तब हमें NH3 2 मोल्स मिलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास N2 के मोल्स कितने हैं, N2 के मोल्स है 17.86 इंटू 10⁻²। तो ये क्या हो गया हमारा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, तो 17.2 इंटू 10⁻² मोल्स ऑफ N2 होते हैं, तब हमें 2 मोल ऑफ अगर NH3 बनाने हैं, तो तब हमें अगर 2 मोल ऑफ NH3 हमें बनाने हैं तो हमें कितना चाहिए, तो हमें ऐसे बताना है कि 1 मोल से हमें मिला 3, तो 17.86 के कितना मिलेगा हमें H2 मोल्स, H2 के मोल्स हमें कितने मिलेंगे, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 17.86 इंटू 10⁻², ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाता है 53.58 इंटू 10⁻² मोल्स ऑफ H2 हमें रिक्वायर्ड है। N2 की H2 के साथ रिएक्ट करके NH3 हमें बनाना है, तो हमें 53.58 इंटू 10⁻² मोल्स H2 जो है वो हमें रिक्वायर्ड है। पर एक्चुअली हमारे पास है कितना, तो 5 इंटू 10⁻³ मोल्स ही है, मतलब कि यहाँ पे इसको मैं अगर कन्वर्ट करूँ तो 5.358 इंटू 10⁻³ में मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ। पर हमारे पास तो सिर्फ और सिर्फ 5 इंटू 10⁻³ मोल है, मतलब कम है, ये कम है, ठीक है। H2 कम है, तो इसी वजह से H2 क्या हो जाता है, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाता है। मैंने यहाँ पे लिखा है वी रिक्वायर 53.58 10⁻² मोल्स ऑफ H2 बट वी हैव ओनली 5 इंटू 10⁻³ मोल H2, देयरफॉर H2 इज लिमिटिंग रिएजेंट, मतलब कम है H2 तो वो हो जाता है लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। तो वो कम है हमारे, चल ये लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में हमें पता चल गया। हमें क्या बताया है कि हमें अगर 50 किलोग्राम हमारे पास ये N2 अवेलेबल है, 10 किलोग्राम ऑफ H2 प्रेजेंट है हमारे पास, तो हम NH3 कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब कि हमारे पास जितने भी H2 के मोल्स है उसमें हम NH3 कितने प्रोड्यूस कर सकते हैं वो हमें बताना है, ठीक है ना। वो हमें क्या करना है, तो बताना है। तो हमने रिएक्शन में देखा था कि 1 मोल N2 3 मोल्स H2 के साथ रिएक्ट करता है, तब जाके 2 मोल्स ऑफ NH3 हमें मिलता है। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया कि 3 मोल H2 हमें 2 मोल NH3 बना के देते हैं, वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि 3 मोल H2 है जो, तो 3 मोल H2 होते हैं वो 2 मोल NH3 बना के देते हैं। पर हमारे पास अवेलेबल H2 कितने हैं, 5 इंटू 10⁻³ मोल है, 5 इंटू 10⁻³ मोल है। तो यहाँ पे मोल्स कितने होते हैं, तो मैंने मान लिया कि Y होते हैं, तो Y मोल्स ऑफ NH3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
5 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा, ये आ गया। इसको कैलकुलेट करते हो तो 3.33 पॉइंट इंटू 10⁻³ मोल ऑफ NH3 हमें मिल जाते हैं। ये क्या मिला, हमें मोल्स मिले हैं। और हमें तो अमाउंट बताना है, मतलब कि हमें तो मास बताना है जो होता है किलोग्राम में, ठीक है। पहले आएगा ग्राम में, हमें उसको किलोग्राम में बताना है, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन में मास दिया गया है वो किलोग्राम में दिया गया है। तो ये मोल्स मिल गए। चलो मोल्स से तो बहुत ही ईजी होता है, मोल्स इज इक्वल टू मास अपन मोलर मास, ठीक है। मोलर मास हमें किसका बताया था, NH3 का, तो 14 और 3 इंटू 1 इज इक्वल टू कितना होता है, 17 होता है। ये हमें पता ही है, ये हमें पता ही है, ठीक है। ये रख दिया यहाँ पे इक्वेशन रखा, ये कैलकुलेशन भी रख दी, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। ये मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 56.61 इंटू 10⁻³ ग्राम ऑफ, यहाँ पे ग्राम में आया है। क्यों ग्राम में आया है, क्योंकि इसके पहले जो हमने मोल्स ढूंढे थे H2O के, उसको हमने ग्राम में कन्वर्ट किया था। तो जो वैल्यू यहाँ पे भी आएगी वो ग्राम में आने वाली है, उसको हमें किलोग्राम में कन्वर्ट करता है, तो 56.61 किलोग्राम ऑफ NH3। तो कुछ इस तरीके से स्टोक्योमेट्रिक के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में भी हमें पूछा जाता है। क्वेश्चन भी नॉर्मली हमें इस तरीके से ही पूछे जाते हैं। आपको कुछ नहीं करना, मोल्स के बारे में जब भी इस चैप्टर में से मोल्स के रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आता है तो आपको इतना ही करना है, मोल्स को ग्राम अगर दिया हुआ है तो ग्राम को आपको मोल्स में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करोगे तो डायरेक्टली आपको मोल्स मिल जाएंगे, और मोल्स पे से आप इजीली ग्राम आप बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये जो चैप्टर है बहुत ही अच्छी तरीके से ख़त्म हो जाता है, ठीक है। जो मोलालिटी नॉर्मल मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, ये सब जो कॉन्सेंट्रेशन के बारे में हमें ढूंढना होता है, ये सब ऑलरेडी पहले मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ था, ठीक है। तो आपको वो देखना है। ये यहाँ पे ये पॉइंट मैं छोड़ नहीं रहा, ये हमने लास्ट पहले देख लिया है, इसीलिए यहाँ पे मैं चैप्टर को ख़त्म करता हूँ। इसके बाद शायद हम चैप्टर नंबर 4 देखने वाला है, केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है बच्चों। तो बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ो, चलो मिलते हैं। Like and share my videos with your friends, give comments, also subscribe my YouTube channel Aditya Shinde. Thank you for watching.